Good morning to you all. My name is Tarandeep Singh and today I will teach you a new chapter which is named as Metals and Non-Metals, which is basically for 10th class. So starting with the chapter, so did you know what are metals and did you know what are non-metals? So metals are those substances which are good conductor of heat and electricity are known as metals. And what are non-metals? Those substances which are poor conductor of heat and electricity are known as non-metals. ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मेटल्स। और इसके बाद हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं कर सकता या बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पास करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। पर इस नॉन मेटल में भी ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो एक नॉन मेटल ऐसी है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है। उस सब्सटेंस का, उस नॉन मेटल का नाम है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। जो मेटल्स की बात करें अगर हम, तो जो मेटल्स होती हैं दे आर जनरली डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, वायर्स में चेंज कर सकते हैं, विच कैन बी चेंजेस इनटू वायर। जितनी भी मेटल्स हैं हम इसको वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे आपने कॉपर की वायर देखी है, एल्यूमिनियम की वायर देखी है, ठीक है। सो हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डक्टाइल बना सकते हैं, मतलब इसको वायर्स की शेप दे सकते हैं। और दे आर जनरली मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग होता है कि हम इसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट। ओके, हम इसको शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने चादर वगैरह देखी है, लोहे की चादर देखी है, या फिर किसी भी शीट की फॉर्म में देखी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं मेटल्स को जनरली। पर इसमें हम क्या कहें, नॉन मेटल्स में ये ना ही तो डक्टाइल होती हैं और ना ही ये मैलिएबल होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स को हम क्या नहीं कर सकते, ना तो हम इसको वायर्स में चेंज कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, शीट्स में चेंज कर सकते हैं। दे आर जनरली नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम थर्ड पॉइंट की, तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर लस्चर इन नेचर। लस्चर, अभी लस्चर का मीनिंग क्या है? लस्चर का मीनिंग होता है कि इनमें से शाइनिंगनेस कैसी है, इनमें से चमक कैसी आती है। आपने देखा होगा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं ये शाइनिंग करती हैं। ओके, सो इनमें से जो शाइनिंगनेस होती है, शाइनिंग जो इनकी सरफेस होती है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे। मेटल जो होते हैं दे आर जनरली लस्चर इन नेचर, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन लस्चर होते हैं। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कौन है वो यस, दैट इज डायमंड। जो डायमंड है ये सबसे ज्यादा चमकदार चीज है हमारे वर्ल्ड में। ओके, सो डायमंड, इसमें एक एक्सेप्शन आ गई। इसके बाद हम बात करें अगर सोनरस की। सोनरस क्या होता है? सोनरस का मीनिंग होता है कि साउंड कैपेबिलिटी। उसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि मंदिर की घंटी होती है, टन की आवाज आती है उसमें से, ठीक है। सो उसको हम मेटल्स की बोलते हैं सोनरस। ओके, सो जिसमें से साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी हो गई, साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं सोनरस। सो जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर जनरली सोनरस। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये होती हैं नॉन सोनरस। समझ में एक बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर जनरली हार्ड होती हैं। ओके, पर किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, काट सकते हैं विद इन द हेल्प ऑफ नाइफ, इजीली कट हो जाते हैं वो। इस करके हम क्या कहेंगे, जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड, इसको छोड़ के, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की,
तो ये क्या होते हैं, जनरली बच्चे ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मीनिंग होता है सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, जो जल्दी से टूट जाती हैं, पर किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। ओके, डायमंड जो है ना वो इजीली नहीं होता। आपने कहावत भी सुनी होगी कि हीरा सिर्फ हीरे को काटता है। ओके, सो जो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो जी जनरली ब्रिटल इन नेचर होते हैं, पर किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। अभी हम 6 पॉइंट की बात करते हैं। जो मेटल्स होती हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। जो मेटल्स होती हैं ये कौन सी फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, पर किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मर्करी। सो जो मर्करी है ये क्या होती है, जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या हो सकती हैं, ये तीनों फॉर्म में हो सकती हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकती हैं। सॉलिड फॉर्म में कैसे होंगी इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सॉलिड का मीनिंग क्या, जैसे अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल की, तो जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे मैं बात करूं कार्बन की, फास्फोरस की, तो ये क्या है, ये दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर। और लिक्विड की बात करें अगर हम, तो जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है, ये क्या होती है, जनरली लिक्विड इन नेचर होती है। सो दे आर जनरली नॉन मेटल्स। ओके, सो गैसियस फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रोमाइन का। ओके, सो जो ब्रोमाइन है दे आर बेसिकली एक ब्राउन गैस होती है, आपने देखी होगी। सो ब्रोमाइन है जो, ये क्या होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये फिजिकल डिफरेंस समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस तरह की होती हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि उनमें जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके केमिकल बिहेवियर में कैसा डिफरेंस है। ओके, सो केमिकल डिफरेंस को जानने के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी 3 मेटल्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो लिख लेता हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एंड नॉन मेटल्स में हम लिख लेते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है, 11। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, क्या होगी, 2 8 1। ओके, 2 8 1। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, 2 8 2। और एल्यूमिनियम की कितनी हो सकती है, 2 8 3। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें फास्फोरस की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यस इट इज 15। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 5। सल्फर की कितनी हो गई, 2 8 6। और क्लोरीन की कितनी होती है, 2 8 7। ओके स्टूडेंट्स, सो इनमें अभी कॉमन देखो एक चीज आप, इनमें से लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 2, और इसमें कितनी है, 3। ओके, और इस पे देखिए हम लास्ट जो हमारा शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है, 5, यहाँ पे कितनी है, 6, और यहाँ पे कितनी है, 7। क्लियर है। सो मेटल्स क्या होती हैं, वो वाले हम कह सकते हैं कि वो वाले सब्सटेंस जिनके लास्ट शेल में, ओके, 2 सब्सटेंस which have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell.
ओके, वो वाले सब्सटेंस जिनके लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, दो सब्सटेंस जिनमें क्या होंगे 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ पे, उनके आउटर मोस्ट शेल में। समझ में एक बात। सो मेटल्स क्या होती हैं, जिनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2 और 3, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5, 6 और 7 होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट की। सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें सोडियम की, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2, 8, 1। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 7। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है। सो इनके ऊपर क्या चार्ज आता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो इस तरह के कंपाउंड्स क्या होंगे, सबसे पहले हम बात करें कि जो मेटल्स हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही अपना एक इलेक्ट्रॉन या जितने 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, किसी और को डोनेट कर देते हैं। ओके, सो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और यहाँ पे अगर नॉन मेटल्स की बात करें हम, इनका क्या काम है, इनका काम बिल्कुल सीधा सा है भाई, हमारे जैसा कि चलो भाई जो मिलता है ले लो, ठीक है। सो नॉन मेटल्स क्या होती हैं कि ये जनरली क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती हैं। सो दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। समझ में आई बात। और इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो मेटल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो जितनी भी मेटल्स होती हैं इनके ऊपर हमेशा बच्चे जब भी ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। सो दे जनरली फॉर्म क्या करती हैं, ये कैटायन फॉर्म करती हैं, जनरली क्या फॉर्म करती हैं, कैटायन फॉर्म करती हैं। और ये जनरली क्या फॉर्म करती हैं, एनायन फॉर्म करती हैं। ओके, यानी कि इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और इनके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में ये बात। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये बच्चे जनरली बेसिक ऑक्साइड बना लेते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ये जनरली क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में एक बात। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, आपको ये समझाता हूं मैं। ओके, सपोज करो ये जो हमारा सोडियम है इसके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है। ओके, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस है जो वो बाहर निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी तरह ही हम बात कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये क्या बनाएगा, MgOH। तो ये यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है, बेसिकली एक बेस ही तो है ना। सो इट इज अ बेस। सो ये क्या बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम इसको वाटर में डिप कर दें तो क्या बनाएगी, ये H2CO3। सो ये क्या है, एक्चुअली ये एसिड तो है। इसके अलावा कोई बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा यहाँ पे H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन कैसे करती हैं। सो मेटल्स कैसे रिएक्शन करती हैं अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक पैटर्न जान लेते हैं। सो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं,
रिएक्टिविटी सीरीज आपकी जो CBSE की बुक है उसमें भी दी हुई है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो और आप यहाँ से भी लिख सकते हो। सो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं पोटाशियम। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं जो यहाँ से जो ये वाला एलिमेंट है पोटाशियम, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। हम बात करेंगे कि जो ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है हमारा, जो ये वाली मेटल है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर हम बात करें इनकी तो ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होंगी। ओके, और हमको इससे पता चलता है कि जब भी हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसको याद कर लेना। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मर्करी एंड सिल्वर एंड लास्ट वन इज गोल्ड। यस, सो इसको याद रखने का एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको कैसे याद रखते हैं, वैसे ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद कर लोगे आप जल्दी से। सो इसको आप कह सकते हो कि कैटरीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी मिली। ये मरकरी है ना, इसको समझो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मिली। ओके, मरकरी मीन्स मिली। ओके, सिल्वर, ऑडी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी क्यों मिली। सिल्वर, ओके, K फॉर कैटरीना, Ne फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये क्या हो गया यहाँ पे आयरन, और Pb मीन्स लेड हो गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्यों मिली मतलब, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे Ag मतलब, मिली मतलब Ag, और यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर मीन्स Ag एंड Od मीन्स Au मीन्स गोल्ड। ओके, सो इसको ये पैटर्न है, याद रखिएगा, पेपर में ऐसे मत लिख देना, ये आपका सभी सत्यानाश हो जाएगा। सो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसको मैं इरेज कर दूँ, चलो बाद में कर देंगे। सो इसके बाद हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ओके, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन विद वाटर, इनकी जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों मेटल्स की, सोडियम और पोटाशियम की, अगर हम इसको वाटर में डिप कर दें तो क्या होगा, सभी को पता है, आग लग जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। और जब भी ये क्या करते हैं, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इवन अगर ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनमें से क्या होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है हीट की फॉर्म में। ओके, सो इसमें रिएक्शन क्या होगी, तो जो ये वाली प्रोसेस है ये क्या होगी, सो विग्रस प्रोसेस हो गई। ओके, सो विग्रस मीन्स बहुत सारा एक्सप्लोजिव वाली प्रोसेस हो जाएगी, बहुत सारी एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। सो इसमें होगा क्या, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की बात करें तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या निकलेगी इसमें, लॉट्स ऑफ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी भाई। ओके, और ऐसा ही इसमें होगा, इसमें क्या बन जाएगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या निकलेगी, यही हीट निकलेगी। ओके,
सो रिएक्शन विद मेटल्स में हमने सबसे पहले पोटाशियम और सोडियम को बता दिया, अगर वाटर के साथ होगा तो क्या क्या हो सकता है इसको अभी हम स्टोर कैसे करके रखते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो बेसिकली हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो जो कैरोसिन ऑयल है वो क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। इसकी वजह से हम जितने भी सोडियम और पोटाशियम हैं मेटल्स के फॉर्म में, इनको हम क्या करते हैं बेसिकली किस में स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में स्टोर करते हैं। दे आर जनरली स्टोर इन कैरोसिन। ओके, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं होने देता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आ जाएंगे तब भी इनमें से क्या हो सकती है, आग लग सकती है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में है कैल्शियम। सो अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा। अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। पर यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे बच्चे कोई भी जो हमारी हीट है ये यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होती। इस स्टेप में क्या होगा, इसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। समझ में आई बात, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी ओनली। इसके बाद हम थर्ड रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी है हमारी, यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पर आप इसमें भी एक डिफरेंस है, आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है। जो ये वाला मैग्नीशियम है ना, ओके सॉरी, जो ये यहाँ पे कैल्शियम है ना, यहाँ पे जो हमने वाटर लिया था, ये हम कोई भी वाटर ले सकते हैं। जनरली कोल्ड वाटर भी अगर हम लेंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे जो वाटर है, अगर हम यहाँ पे कोल्ड वाटर ले लेते हैं तो ये रिएक्शन है ये हो जाएगी। पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे जो ये वाटर चाहिए ये थोड़ा सा एनर्जेटिक चाहिए। एनर्जेटिक कैसे होगा, अगर हम इसको क्या कर दें, बॉयल कर दें, तो यहाँ पे हमको जो वाटर लेना होगा वो हमेशा हॉट होना चाहिए। ये हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। समझ में आई बात। अगर हमने मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर लिया फिर ही रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड्स की, एल्युमिनियम की, जिंक की और आयरन की। ओके, एल्युमिनियम के एग्जांपल मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि ये एक इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो बाद में बताऊंगा आपको। सो हम बात करते हैं जहाँ पे जिंक या आयरन की। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन और जिंक है ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये भाई करते किसके साथ है, देखिए ये बच्चे जनरली ये क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, जितने भी आयरन या जिंक के जितने भी ये वाले एलिमेंट्स हैं, या अगर हम एल्युमिनियम की भी बात करें तो ये क्या करते हैं, दे जनरली रिएक्ट विद स्टीम। उनको रिएक्ट करने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती है, कोई कोल्ड वाटर या हॉट वाटर की नहीं ज़रूरत होती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेड की, मरकरी की और सिल्वर की और गोल्ड की। ओके, सो यहाँ पे रह गया हमारा, यहाँ पे आना चाहिए था Cu कॉपर। ओके, कॉपर आना चाहिए था, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सो यहाँ पे जो ये हमारा कॉपर है, चलिए जितने भी ये वाले हैं ये क्या करते हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, लेड, जो मरकरी है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, चाहे हॉट वाटर ले लें, चाहे कोल्ड वाटर ले लें, चाहे स्टीम ले लें, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए जो वायर्स होती हैं, हम क्या, जैसे आपके जो वायर्स की बात करें, अगर हम जाकर बात करें, हमारे घर में जो एक पैन होता है, इसकी जो सरफेस है ना, ये किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी। ओके, सो जो इसकी जो सरफेस है ना, इसकी कॉपर के साथ बनी होती है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ बॉयल भी करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, चाहे कितना मर्जी एनर्जी मिल जाए, वो कॉपर है जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा यहाँ से।
सो जनरली जो भी हमारे बर्तन वगैरह होते हैं वो कॉपर के साथ बने होते हैं। मे भी अभी आपने देखा होगा कि कॉपर आर क्यों कहते हैं वो ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि जो कॉपर है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, कोई बच्चा कह रहेगा कि यहाँ पे हम सर गोल्ड ले सकते हैं, तो भाई ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है तो ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या हो सकता है? एसिड के साथ रिएक्ट करवाने में क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे हमने मेटल ले ली पोटेशियम और इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे बन जाएगा KCl प्लस हाइड्रोजन गैस है जो वो रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बना एक्चुअली? यहाँ पे हमेशा बनता है सॉल्ट और क्या रिलीज होती है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये देखो क्या है इसमें, अगर हमने यहाँ पे जो एसिड लिया, अगर वो हुआ नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके, किसी भी मेटल्स के साथ हमने HNO3 को ले लिया तो इसमें क्या होगा? हमेशा साल्ट तो बनेगा ही, पर यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात? जो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब भी मेटल्स रिएक्शन विद मेटल्स के साथ करते हैं एसिड्स की, तो ये जनरली फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड दे विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ओके, सो और इसकी भी, और अगर हम बात करें कि मेटल्स की, सभी मेटल्स ऐसा नहीं करती, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें मैग्नीज की और या फिर मैग्नीशियम की, मैग्नीज की और मैग्नीशियम की, ये अगर इसमें हमने HNO3 को ऐड किया, मीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा? साल्ट प्रोड्यूस होगा प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। समझ में आई बात? देखो आपको आसानी से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा? अगर आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। पर वो एसिड कौन सा नहीं होना चाहिए? नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए। समझ में एक बात? अगर नाइट्रिक एसिड है तो क्या बन जाएगा? हमेशा भाई वहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। पर मेटल्स क्या होने चाहिए? मैग्नीज और जो मैग्नीशियम है ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये वही मेटल है और वहाँ पे एसिड भी हमारा कौन सा है? HNO3 हो, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगी? हमेशा हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। समझ में आई बात? चलो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।